नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हम हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं और उसमें नेट के सिलेबस में जो जो पाठ्यक्रम रखा गया है उन सभी पाठ्यक्रमों पर या रचनाओं पर मैं एक एक करके वीडियो बना रही हूँ। आज तक मुझे लगता है मैंने 20-25 वीडियो बना लिए हैं नाटक और उपन्यास पर और हिंदी के जो अन्य कथ्यतर गद्य साहित्य पर। ठीक है, आज हम भारतेंदु के 2 नाटकों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो नेट के पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जिसमें पहला नाटक है अंधेर नगरी और दूसरा है भारत दूरदर्शा। तो आज इस वीडियो में हम अंधेर नगरी पर बात करने वाले हैं, यानी नेट की परीक्षा के दृष्टि से मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अंधेर नगरी इस नाटक को देखते हैं। अंधेर नगरी यह नाटक भारतेंदु का मौलिक नाटक है और 1881 में प्रकाशित है। ठीक है, इस नाटक का जो रूप है ये एक प्रहसन है और इस नाटक की जो एक खास बात है वह है भारतेंदु ने यह नाटक एक ही रात में लिखा है। वह इसलिए कि हिंदू नेशनल थिएटर नामक एक रंग संस्था का आरंभ हुआ था तत्कालीन समय में और इसीलिए इसी थिएटर के लिए उन्होंने इस नाटक का निर्माण एक ही रात में एक ही बैठक में किया था। ये इसकी खास बात है। ठीक है, भारतेंदु ने जितने भी नाटक लिखे हैं मौलिक, उन मौलिक नाटकों में से अगर चंद्रावली नाटक जो उनका मौलिक नाटक है उसको अगर छोड़ दिया गया तो सभी नाटक भारतेंदु के जो नाटकों के विषय है वे नाटकों के विषय देश की दुर्दशा पर है। ठीक है, नाटक कथा चाहे कहीं से भी ली गई हो या पुराण से या इतिहास से, लेकिन किंतु इस नाटक का जो स्वर है वह आधुनिक रहा है। यह नाटक व्यंग्य प्रधान नाटक है। हास्य व्यंग्य के माध्यम से भारतेंदु ने अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश किया है। अब इस नाटक में 6 दृश्यों में इसकी कथावस्तु विभाजित है। कथावस्तु देखने से पहले मैं आप लोगों को नाटक के विषय बता दूंगी, क्योंकि परीक्षा में हमें पूरा थ्योरी टाइप पूछा नहीं जाएगा, कथावस्तु पूछी नहीं जाएंगी। सिर्फ हमें उस नाटक का जो मूल विषय है वो हमें अगर एक बार ज्ञात हो गया तो हम नाटक पर आए हुए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, नाटक के विषय इस तरह है। उसमें पहला है अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय के ढोंग का पर्दाफाश नाटककार ने इस नाटक के माध्यम से किया है। और दूसरा है माल विज्ञापनों के जरिए या बाजार के जरिए व्यवस्था की कुरूपता का भी चित्रण हमें इस नाटक के माध्यम से देखने को मिलता है। तीसरा है अंग्रेजों के समय में सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का जो वर्णन है उन्होंने इस नाटक के माध्यम से किया है। अंधी जो न्याय व्यवस्था है या न्याय व्यवस्था की विसंगति इसमें हमें मिलती है। मूल्यहीन शासन व्यवस्था, यानी वहाँ पर किसी भी चीज़ को या किसी भी वस्तु को कोई भी मूल्य नहीं है, सब वस्तुएं वहाँ पर एक ही जो मूल्य वहाँ पर है टका सेर। ठीक है, उसके बाद है ज्ञान और अज्ञान की टकराहट इसमें हमें मिलती है, यानी 2 शिष्य भी अलग अलग है, महंत जो ज्ञानी है और अज्ञानी जो राजा हमें वहाँ पर दिखाई देता है। चलिए अब इस नाटक के हम पात्र देखते हैं। अब हमें पात्र भी जो क्रम के अनुसार देखना है, क्योंकि जो नेट की परीक्षा में एक बार प्रश्न ऐसा पूछा गया था कि अंधेर नगरी नाटक के जो पात्र उन्होंने दिए थे उसे कौन सा क्रम सही है, यानी क्रम लगाव में ये प्रश्न पूछा गया था। तो उसके पात्र भी हमें क्रम के अनुसार ही देखने हैं। इसमें पहला आता है महंत जो गुरु है 2 शिष्यों का। 2 शिष्यों के नाम इस तरह है, उसमें है नारायण दास और गोवर्धन दास, ये 2 शिष्य हैं महंत के। उसके बाद आता है जो बाजार का चित्रण या बाजार का वर्णन। उसमें पहला आता है कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुजडीन, चूरन वाला, मछली वाला, बनिया आदि। इसमें और भी एक आता है पाचक वाला, मुगल, जात वाला,
ब्राह्मण, ऐसे भी इसमें पात्र आते हैं। अब जो राज दरबार का वर्णन है उसमें आता है राजा, मंत्री, सेवक, नौकर और फरियादी। अब जो फरियाद लेकर आए हैं वो फरियादी भी वहाँ पर आते हैं। अब उसके बाद और भी जो जिन पर आरोप लगा है उन आरोपी का भी यहाँ पर क्रम है और उन क्रम के अनुसार हमें उन पात्रों के नाम याद रखने हैं। उसमें आता है पहला कल्लू, जो कल्लू के बाद कल्लू कारागिर, फिर चुनने वाला, भिश्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल आदि नामक। या अंत में कोतवाल को जब सज़ा सुनाई जाती है तो फिर ये गोवर्धन दास पर आ जाती है। फिर उसमें पहला प्यादा है और गुरु जो पात्र बाद में आए हैं वो महंत ही है। ठीक है। अब इस नाटक की जो संक्षिप्त में मैं आप लोगों को कथा वस्तु बता देती हूँ। वैसे नाटक आप लोगों ने कहीं से सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो कथा वस्तु मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उसमें है पहला जो दृश्य है, पहले दृश्य में महंत अपने दो शिष्यों के साथ अंधेर नगरी में आया है और एक जो शिष्य पश्चिम से और एक पूरब से दोनों अंधेर नगरी में प्रवेश करते हैं। पूरब से जो प्रवेश करता है वो है नारायण दास और पश्चिम से जो प्रवेश करता है वो है गोवर्धन दास। अब गोवर्धन दास जिस द्वार से वो प्रवेश करता है पश्चिम से, तो वहाँ वो बाज़ार में चला जाता है और पूरब से जो नारायण दास प्रवेश करता है तो वो गांव या शहर में वहाँ पर जाता है। अब यहाँ पर जो बाजार का वर्णन वहाँ पर दिया है, सब व्यापारी अपने अपनी चीज़ों को, अपनी अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं और उनके संवाद के माध्यम से, उनके विज्ञापनों के माध्यम से हमें विभिन्न जाति और व्यवसाय के लोगों का जो आभास होता है या आभास नहीं होता, वहाँ पर हमें स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग हैं। हलवाई अलग है, ब्राह्मण दिखाया गया है जाति वाला, और जो कबाब वाला है, हलवाई वाला है, चूरन वाला है, मछली वाले यानी कोली, यानी बहुत सारे जाति वाले लोग एकत्रित होकर बाज़ार में हैं। और उनकी पद्धतियाँ, बेचने की जो पद्धति है और विज्ञापन, उनके संवाद, उनके बोलचाल, उनके विधानों के द्वारा हमें पता चलता है कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है। यानी अंधेर नगरी की जो शासन व्यवस्था है वो नाम की तरह ही अंधी है। न्याय व्यवस्था की भी हमें वहाँ पर जो पता चलता है उसमें ये दिखाया गया है कि बाज़ार में सब चीज़ें, उसमें कोई श्रेष्ठ, कनिष्ठ या कोई हीन, सामान्य, विशिष्ट ऐसा नहीं है। मूल्यहीन और मूल्यवान सभी चीज़ें वहाँ पर एक ही भाव में, एक ही मूल्य में जो बेची जा रही है, उसमें टक्के सेर भाजी टक्के सेर खाजा। ठीक है। अब दरअसल इस जो दृश्य में आया है उसमें अंध व्यवस्था का जो वर्णन लेखक ने किया है। और अंत में दूसरे दृश्य में उन्होंने कहा है कि जो ज्ञान और अज्ञान की जो टकरार दिखाई, यानी गुरु अपने जो है महंत अपने शिष्यों को समझाता है कि शिष्य जो गोवर्धन दास उसको समझाता है कि ये नाम की तरह अंधेर नगरी है और यहाँ सब चीज़ें एक ही भाव में बेची जा रही है और ली जा रही है, तो ये यहाँ पर हमें रहना उचित नहीं है, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अच्छा है कि यहाँ से चले जाए। लेकिन गोवर्धन दास लालच में, लोभ में आकर वो वहाँ से जाना पसंद नहीं करता, अपने गुरु के साथ वो लौटना नहीं चाहता और नारायण दास अपने एक ही शिष्य को लेकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जाते जाते अपने शिष्य को कहते हैं कि अगर कहीं आपको मुसीबत आ पड़ी तो मेरा नाम आप ज़रूर लीजिएगा या याद करना, ऐसा वो कहते हैं। यानी अगर विपत्ति में अगर एक आध बार आप पड़ गए तो याद कर लेना, ऐसा वो कहते हैं। और चौथे दृश्य में राज्यसभा का वर्णन है। राज्यसभा में न्याय व्यवस्था की विसंगति है, जिसमें राजा अज्ञानी है, मूर्ख है, उसे समझ में ना रहा कौन अपराधी है और कौन नहीं। सिर्फ उसे अपराध पर शिक्षा देना है, किसी को भी पकड़ कर वो शिक्षा देने के लिए बात करता है। उनके न्याय व्यवस्था में एक फरियादी आता है जिसमें जो बकरी कल्लू बनिए की दीवार के नीचे दबकर मर जाती है और कल्लू बनिया बुलाया जाता है। वो कहता है कि मैं निरपराध हूँ और कारागिर ने ही ऐसी दीवार बनाई, इस कारण मैं जो है बकरी मर गई। ऐसा वो कहते हैं, जो दीवार ढह गई और उस कारण बकरी मर गई। लेकिन जो कारागिर बुलाया जाता है वो अपने आप को निरपराध कहता है कि दोष चुनने वाला का है और चुनने वाला बुलाया जाता है, क्योंकि चुना जैसा बनाया। और वो कहते हैं कि सारा दोष मेरा नहीं है, भिश्ती पर डाल देता है और भिश्ती वाला
खेताई के कसाई पर, यानी और फिर एक दूसरे पर, यानी कसाई गडेरिया पर, गडेरिया कोतवाल पर, यानी एक दूसरे पर वो दोष डालते रहते हैं और अंत में कोतवाल को फांसी सुनाई जाती है। अब कोतवाल कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं, लेकिन उसकी कोई बात मानता नहीं है और फांसी कर, लेकिन जो फांसी का फंदा रहता है वो बड़ा होता है और कोतवाल की गर्दन बहुत छोटी होती है। इससे ये दिखाने का प्रयास किया है कि वहाँ के लोग भी राजा से डर कर अपने आप को जो जो निरोगी या जो आरोग्य होना चाहिए या सुदृढ़ होना चाहिए वो रखते नहीं है, क्योंकि राजा ही अंधा है, राजा ही मूर्ख है। तो वहाँ के लोगों का जो ज्ञान है, वहाँ के लोगों का जो लोगों की जो स्थिति है वहाँ बहुत दयनीय है। इसका भी आभास हमें उस नाटक के माध्यम से मिलता है। और फिर जब फंदा बड़ा होता है तो राजा के द्वारा ये फरमान सुनाया जाता है कि जो इस फंदे के बराबर दिखाई देगा या जिसकी गर्दन जो मोटा होगा उसको उठाकर लेकर आए। तो सैनिक जाते हैं और गोवर्धन दास जो मिठाई खा कर बहुत बड़ा हो चुका है उसे लेकर आ जाते हैं। अब गोवर्धन दास को ये नहीं पता चलता कि भाई मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं और मुझे क्यों उठा कर ले जा रहे हैं। तो वो बेचारा अपने गुरु को याद करता है, क्योंकि गुरु ने जो बातें उसे बताई थी, भविष्य का आभास कराया था, लेकिन इसने बात नहीं मानी थी। तब उसे पश्चाताप होता है कि मैंने अपने गुरु की बात क्यों नहीं मानी, और गुरु ने सही कहा था कि ये अंधेर नगरी और नाम की तरह ये चौपट राजा है, यानी सब चौपट करने वाला है। तो वो अपने गुरु को याद कर लेता है और वहाँ पर उनके गुरु आ जाते हैं। और गुरु आने के बाद गुरु अपने शिष्य को कान में उपदेश देते हैं और उसकी तरह बात करने को कहते हैं। तो दोनों बहस करते हैं कि ये कहते कि अभी इसी क्षण अगर कोई फांसी चढ़ता है या कोई मरता है तो वह सीधा स्वर्ग जाएगा या वैकुंठ चला जाएगा, ऐसा उनका मानना होता है। और राजा को वो मूर्ख बनाते हैं। सब वहाँ के जो सैनिक है, जो मंत्री है, वो कहते हैं कि मैं चढ़ूँगा फांसी, और राजा कहता है कि राजा हो तो मैं फांसी चढ़ूँगा। और इसीलिए वो मूर्ख राजा वहाँ पर फांसी के फंदे के पास जाकर चढ़ जाते हैं। यानी नाटक यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन इस नाटक के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था है या अंधी शासन व्यवस्था है, जो लोगों को ठगने में कभी भी पीछे हटती नहीं है। और इस सामंती व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और भ्रष्टाचारिता, जो सत्ता की विवेकहीनता है, सत्ता कैसी करना चाहिए ये भी इनको पता नहीं है, सत्ताधारी की जो मानसिकता है, विकृतियाँ हैं, इसका आभास इस नाटक के माध्यम से भारतीय हिंदू ने इन लोगों का पर्दाफाश करने की कोशिश की है। निर्कुंशता जो जनता को लंबे समय तक उलझाने और ठगने की कोशिश की जो प्रवृत्ति है राजा की, वैसी ही प्रवृत्ति आज वर्तमान समय में भी राजनीतिक जो नेताओं द्वारा हमें देखने को मिलती है। आज के युग में भी मूल्यों की विकृति और विसंगतियों को चित्रित जो नाटक में किया गया है, वह किसी भी युग में क्यों न लिखा गया हो, लेकिन आज भी वह सटीक ढंग से लागू पड़ता है। अब अन्याय, लोभ, स्वार्थ, झूठ, शोषण जैसी जो वृत्तियाँ हैं हमारे समाज में जो पनप रही हैं आज, और ऐसी वृत्तियों का जो पर्दाफाश करने की कोशिश व्यंग्यात्मक तरीके से नाटककार ने इस नाटक के माध्यम से की है। अब हमें इस नाटक में जो याद रखने वाली बात है उसमें है इस नाटक के जो विषय और पात्र और नाटक का जो मूल भाव है, किस विषय को लेकर व्यंग्य किया गया है, ये आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो मेरा ये नाटक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और जल्द ही मैं भारत दुर्दशा नाटक लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी।